हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्बिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। यदि आप यूपी आर्बिनल की तैयारी कर रहे हैं या इसरो टेक्नीशियन बी की तैयारी कर रहे हैं या DMRC आने वाली वैकेंसी जो है, ठीक है, लखनऊ मेट्रो वैकेंसी आने वाली है, आप LMRC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नोएडा मेट्रो की वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप DRDO के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चल रही है, ठीक है। तो इसी क्रम में आज मेरा 40 पार्ट है। इसके अलावा मैं 39 पार्ट के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए है। यदि आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टूडेंट अभी ITI कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हों, ठीक है, उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी आगे चलकर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी है तो आप अभी से लग जाएं, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, वैकेंसियाँ बहुत कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है AC सर्किट, ठीक है। तो AC सर्किट में हम क्या पढ़ेंगे, हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। तो AC सर्किट में क्या होता है, AC सर्किट में पहले हम प्योर रजिस्टिव सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। प्योर रजिस्टिव सर्किट की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्योर इंडक्टिव सर्किट आती है, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम RL सर्किट पढ़ेंगे, RC सर्किट पढ़ेंगे, ठीक, RLC सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब है हमारा AC सर्किट का पार्ट, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ थ्योरी को देखेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा ओवरव्यू आज के वीडियो का, ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हैं, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। इसके पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आते हैं आज के, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज ऑलवेज डैश करंट बाई डैश, ठीक है। दोस्तों, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट का न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में वोल्टेज विद्युत धारा से हमेशा डॉट डॉट रहती है, ठीक है। आपको बताना है, अगर हमारे प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज है और जो करंट है, ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में आपको रिलेशन बताना है, इसमें क्या होता है, ठीक है। करंट लीड करेगी कि वोल्टेज लीड करेगा, या वोल्टेज लैग करेगा लीड करेगी, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या करेगा, करंट से। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ निकालने के लिए, ठीक है। पहले हम आपको तरीका बताना कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। उस ट्रिक को यदि आप याद कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो AC सर्किट से आने वाला इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो उसे आप थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरू में, आप उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि आप समझ लेते हैं तो आने वाले हर एक क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से देंगे, ठीक है। ये हमारा AC सर्किट की जो ट्रिक है, आपको बताना है कि इसमें कितने डिग्री का एंगल होगा, कैसे आप पहचानेंगे कौन लैग करेगा कौन लीड करेगा, ये आसानी से, ठीक है। दोस्तों, क्या है, ओनली ये सिबिल है, आपको सिबिल लिखना है। तो सिबिल में हमारा पहले क्या है, हमारा है, पहले हमारा क्या है, C से हमारा कैपेसिटर है। C से क्या होता है हमारा कैपेसिटर, कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं क्या, संधारित्र, तो आप जानते हैं, ठीक है। I हमारी क्या है, आप जानते हैं I क्या हमारी, I हमारी करंट है, ठीक है। उसके बाद भी हमारा क्या है, भी हमारा वोल्टेज है, ठीक है। C हमारा कैपेसिटर, I हमारी करंट है, भी हमारा वोल्टेज है, फिर से I हमारी क्या है, करंट है, ठीक है। I को हम करंट से डिनोट कर रहे हैं। L हमारा क्या है, L हमारा इंडक्टेंस, ठीक है। L हमारा क्या है, L हमारा इंडक्टेंस जिसे बोलते हैं हिंदी में
प्रेरक, ठीक है। हिंदी में आप प्रेरक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसी को हम समझाते हैं कि इसमें क्या कैसे होता है, ठीक है। जो हमारा सिविल है, इस सिविल के बारे में हम बताते हैं। और इसमें क्या है, पहले हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की केस में क्या होगा कि कैपेसिटर जस्ट बात क्या है, मतलब कैपेसिटर जस्ट बात क्या है, हमारी करंट है। तो अगर हम कैपेसिटर में पहले क्या आ रही है, कैपेसिटर में पहले करंट आ रही है, ठीक है। यदि हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमारा करंट क्या होगा, करंट जो होगा हमारा, ठीक है, ये हमारी वोल्टेज हो जाएगी, वो हमारी करंट हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटर केस में क्या होता है दोस्तों, जो कैपेसिटर होगा हमारा, ठीक है, मान चलो इसका हमको भी खींचना है, तो हमारा वोल्टेज है, ये हमारी क्या है, करंट है, ठीक है। तो कैपेसिटर में जो करंट होगी हमारी, ये पहले है, तो इसका मतलब क्या होगी, 90 डिग्री करंट हमारी क्या करेगी, लीड करेगी, ठीक है। और वोल्टेज हमारा क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। वोल्टेज हमारा लैग करेगा, करंट हमारी लीड करेगी, क्यों, क्योंकि सिविल के रूल के अकॉर्डिंग आई हमारा पहले आ रही है, वोल्टेज हमारा बाद में आया। ये तो हो गया हमारा करंट के केस, उस कैपेसिटर के केस में, ठीक है। क्योंकि पूछेगा ही कैपेसिटर में करंट क्या करेगी, करंट लीड करेगी कि लीड करेगा, तो आपको बताना रहेगा करंट क्या करेगी, करंट लीड करेगी, वोल्टेज लैग करेगा। तो इसके बाद में बात करते हैं इंडक्टर के केस में। तो इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में देखिए पहले क्या है, इंडक्टर में पहले वोल्टेज है, बाद में क्या आ रही है, करंट आ रही है, ठीक है। करंट बाद में आ रही है, अब वोल्टेज पहले आ रहा है। जब वोल्टेज पहले आ रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज हमारा लीड करेगा और करंट हमारी क्या करेगी, लैग करेगी, आई हमारी लैग करेगी और वोल्टेज हमारा लीड करेगा। तो ये आसानी से समझने का तरीका था। हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे हम इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि शुद्ध इंडक्टर में वोल्टेज विद्युत धारा से क्या होगा। तभी हमने बताया था कि वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। किस केस में, इंडक्टर के केस में। तो हमारा वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज ए करेक्ट, ठीक है। तो आंसर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी आरएल परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 5 एम्पियर है। आर पर वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा है वी आर का मान दिया हुआ है 16 वोल्ट, और लो यल पर इंडक्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका मान वी एल का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट, और प्रतिबाधा की गणना करनी है। हमें जेड का मान ज्ञात करना है। जेड का मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, करंट आई का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है। वी आर का मान दिया हुआ है 16 वोल्ट, और वी एल का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो हमको ज्ञात करना है इम्पीडेंस जेड क्या होगा। तो इसका सिंपल से है, पहले हम वोल्टेज याद करते हैं, ठीक है। वोल्टेज भी इक्वल टू हो जाएगा, इसका फार्मूला जो होता है √VL² प्लस VR², ठीक है। तो वी एल का मान है हमारा 12, 12 का स्क्वायर प्लस वी आर का मान है 16, 16 का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं तो 12 का हो जाएगा 144 प्लस 16 का हो जाएगा 256। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 400। भी इक्वल टू हो जाएगा √400। 400 में का अगर रूट स्क्वायर के बाहर लेते हैं तो भी इक्वल टू हमारा क्या आता है 20 वोल्ट। तो भी इक्वल टू हमारा 20 वोल्ट आ गया। आई इक्वल टू हमको 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो क्या जानते हैं हम, आई इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, आई इक्वल टू होता है भी अपान जेड। हमको जेड का मान याद करना है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा भी अपान आई, ठीक है। जेड इक्वल टू भी अपान आई हो गया। तो भी का मान भी हम ज्ञात किए हैं 20 वोल्ट आया है। आई का मान 5 एम्पियर दिया हुआ है। अगर 5 को हम 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 4 ओम। तो हमारा जो इम्पीडेंस होगा, ठीक है, आरएल सीरीज सर्किट का, ठीक है, आरएल सीरीज सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो 4 ओम होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर कैपेसिटर इज, एक शुद्ध संधारित्र में शक्ति हानि क्या होगा। पावर लॉस आपको बताना है प्योर कैपेसिटर में। तो मैंने दोस्तों अभी बताया था कि आपके कैपेसिटर में क्या होगा, वोल्टेज लैग करेगा कि लीड करेगा, या करंट लैग करेगी कि लीड करेगी। तो हमने करंट के केस में बताया था कि करंट तो इसमें लीड करती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है हमारा लैग करता है कैपेसिटर के केस में। ठीक है, तो इसमें के बीच का जो फेज डिफरेंस है कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें जो पावर जनरेट होती है, ठीक है, पावर जनरेट होने का जो फार्मूला है वो क्या होता है, P इक्वल टू होता है वी आई कास थीटा। क्या होता है, वी आई कास थीटा, और थीटा के वैल्यू हमको क्या मालूम है, 90 डिग्री। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी आई कास 90 हो गया। हम जानते हैं कास 90 का मान कितना होता है, कास 90 का मान 0 होता है। यदि कास 90 का मान हम 0 रखेंगे, वी आई इंटू 0 करेंगे, तो पावर लॉस जो आएगी हमारी, या पावर डिसिपेशन जो आएगा, 0 वाट आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको फार्मूले मालूम हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम फार्मूले बेस पे ही होते हैं। ठीक है, यदि आपको फार्मूले मालूम है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेशन इज ए 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सीरीज AC सर्किट the voltage across a pure capacitor is 12 volt and the voltage across a pure resistance is 5 volt, then this supply voltage will be। एक AC सर्किट है, ठीक है, AC सीरीज सर्किट है। AC सीरीज सर्किट में क्या दिया हुआ है, ऐसे हमारा AC सीरीज सर्किट है। ठीक है, AC सीरीज सर्किट है, इसमें हमको सप्लाई वोल्टेज भी ज्ञात करना है, और हमें जो वोल्टेज दिया हुआ है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 5 वोल्ट, और कैपेसिटर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो हमको भी ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, भी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे रख के इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। दोस्तों फार्मूले को इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ कि आपको भी हमारे साथ साथ फार्मूला आपको याद हो जाए। ठीक है, तो वी आर का मान है 5, हम 5 का स्क्वायर करते हैं, प्लस वी सी का मान है 12 वोल्ट, कैपेसिटर का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब 144 को हम 25 में ऐड करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 169, और v इक्वल टू आ जाएगा 13 वोल्ट। ठीक है, तो हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज कितना है, 13 वोल्ट, यानी कि 13 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 13 वोल्ट। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पीक टू पीक ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। ठीक है, निम्नांकित तरंगों का शीर्ष से शीर्ष का मान क्या होगा। पहली बात तो आप देखिए कौन सी वेव फॉर्म है, जो वेव फॉर्म दी हुई है कौन सी वेव फॉर्म है। यदि आप वेव फॉर्म मालूम हो गया तो आपको बीच का फार्मूला भी याद होगा। ठीक है, पीक टू पीक वोल्टेज का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारी त्रिभुजाकार तरंग या ट्रेंगुलर वेव फॉर्म है। ठीक है, तो इसका जो हमें वी आर एम एस का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है वी आर एम एस इक्वल टू वी एम अपान रूट 3। ठीक है, तो वी एम अपान रूट 3 होता है, तो इसका हमें पीक टू पीक या शीर्ष मान इसका हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसका हम शीर्ष मान इसका ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको पीक टू पीक वैल्यू याद करनी है, ना कि वी आर एम एस। ठीक है, हमको रूट स्क्वायर वैल्यू का मान नहीं याद करना है, हमको पीक टू पीक मान ओनली हमको वी एम का मान याद करना है। ठीक है, तो वी एम का मान याद करना है, बहुत आसान है। कि देखिए यहाँ पॉजिटिव पीक इसकी दी गई है कितना, 5 वोल्ट, और निगेटिव पीक कितनी गई है, -5 वोल्ट। तो हमारा जो पीक टू पीक वैल्यू होता है दोनों का एडिशन होता है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वी एम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा,
10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो पीक टू पीक वैल्यू होगी, हमारी पीक टू पीक वैल्यू 10 वोल्ट होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एसी सर्किट द रेशियो ऑफ किलोवाट अपान के बी ए रिप्रेजेंट। ठीक है, ये जो हमको के बी ए और किलोवाट का जो रेशियो दिया गया है एसी सर्किट में, इसको किसको प्रेजेंट करते हैं आपको बताना है। ठीक है, पावर फैक्टर को, या लोड फैक्टर को, या फॉर्म फैक्टर को, या डाइवर्सिटी फैक्टर, या विभिन्नता गुणांक को। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कास फाई जो होता है हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो कास फाई इक्वल टू होता है हमारा R/Z, पावर फैक्टर का एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है पावर फैक्टर बराबर, देखो पावर फैक्टर दोस्तों कई फार्मूले होते हैं, ये बारी बारी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, एक पावर फैक्टर फार्मूला ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला पावर फैक्टर क्या होता है, देखो दोस्तों पावर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एक नया क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसी के इसके जो रूप हैं उसी में से एक आध रूप को पूछता है। ठीक है, दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, तीसरा फार्मूला होता है हमारा वास्तविक शक्ति या रियल पावर, इसे बोलते हैं वास्तविक शक्ति या रियल पावर अपान अपारेंट पावर, या अपारेंट पावर बोलते हैं आभासी शक्ति। ठीक है, वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति, एक फार्मूला ये हो गया। और इसी फार्मूले का बदला हुआ रूप क्या है, किलोवाट अपान पावर फैक्टर इक्वल टू किलोवाट अपान किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसी फार्मूले का रिएक्टिव पावर अपान अपारेंट पावर का ही रेशियो होता है। ठीक है, तो किसका फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है हमें पावर फैक्टर का। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को सारे फार्मूले याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ये 3-4 फार्मूले जो हैं पावर फैक्टर के, कोई ना कोई एक फार्मूला आपसे पूछता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई, तो दिश धारा सप्लाई में आवृत्ति होती है, तो दिश धारा की फ्रीक्वेंसी कितना होती है, 0 होती है, 50 हर्ट्ज होती है, या 16.2.3 हर्ट्ज होती है, या 100 हर्ट्ज होती है। तो सभी जानते हैं कि जो डीसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितना होती है, 0 होती है। ठीक है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो एसी कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इंडियन फ्रीक्वेंसी एसी की 50 हर्ट्ज होती है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है यूएसए अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितना होती है एसी की। ठीक है, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, देखते हैं आप सभी को मालूम है कि नहीं। तो जितने लोग हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि अमेरिका की एसी की फ्रीक्वेंसी कितना होती है, वहाँ पे कितनी सप्लाई में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप सभी को इसका आंसर देना है कि यूएसए की फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्वेश्चन पूछा था कल कि आपको बताना है एक्सेल और एक्सी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, क्या बताना था दोस्तों, एक्सेल और एक्सी की यूनिट या मात्रक क्या होता है। तो एक्सेल का मात्रक ओम होता है और एक्सी का भी मात्रक ओम होता है। ठीक है, इन दोनों की जो यूनिट होती है ये ओम होती है। एक्सेल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सेल इक्वल टू होता है 2πFL और एक्सी इक्वल टू होता है 1/2πFC। कभी कभी इसका डायरेक्ट मान भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक्सी इक्वल टू क्या होता है और एक्सेल इक्वल टू क्या होता है। कभी कभी एक्सेल इक्वल टू दिया होता है ओनली ओमेगा एल, कभी कभी एक्सी इक्वल टू दिया होता है ओनली ओमेगा सी। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πF। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πF ही होता है। ठीक है, तो अगर ओमेगा एल दिया हुआ है तब भी वही होता है, और 2πFL दिया हुआ है तब भी एक्सेल का ही मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को कमेंट्स में आंसर देना है कि अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट ने कल भी आंसर दिया था, हम आशा करते हैं कि आप सभी भी आंसर देंगे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
What determines the number of cycle per second that an alternating current flow back and forth? ठीक है, तो प्रवाही धारा प्रवाह में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह में साइकिल पर सेकंड की संख्या का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t। ये जो हमारा पीरियड होता है इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। यही साइकिल पर सेकंड होता है। तो साइकिल पर सेकंड हमारा क्या होता है, साइकिल पर सेकंड हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। एक चक्कर को लगाने में जितना समय लगता है वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूले में दोस्तों न्यूमेरिकल भी लगाने के लिए आता है, ठीक है। एफ इक्वल टू 1/t, इस फार्मूले को आपको सभी को रखना है, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो आगे हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, कैसे वो न्यूमेरिकल आपको बताता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल एक्सेल। एक्सेल सिंबल क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। इम्पीडेंस ऑफ ए लोड, लोड का प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। कुंडली का प्रतिघात, रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फिल्टर, फिल्टर की अनुनाद आवृत्ति को, या आउटपुट लेवल ऑफ ए सोर्स, सोर्स का आउटपुट। तो हमने अभी बताया था एक्सेल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कॉइल का रिएक्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुंडली का प्रतिघात होता है, ठीक है। इंडक्टर को हम कॉइल भी बोलते हैं। तो कॉइल क्या होता है, रिएक्टेंस ऑफ कॉइल है। एक्सेल इंडक्टेंस का प्रतिघात होता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इंडक्टर का मात्रा क्या होता है दोस्तों, इंडक्टर का मात्रा क्या होता है, इंडक्टर का मात्रा क्या होता है, हेनरी, ठीक है। इंडक्टर का मात्रा क्या होता है, हेनरी। कभी कभी ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिग्नल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पिच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आवृत्ति होती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यदि आपको फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है, 1/t के। तो टी हमारा क्या होता है, टी हमारा टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। पीरियड, पीरियड या अवधि जो होता है, टाइम जो होता है, टाइम पीरियड होता है, उसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं। व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ ए साइन वेव दैट मेजर 220 वोल्ट AC RMS, ठीक है। मापी गई मूल वर्ग माध्य मान, जो हमारा मापे गया मान RMS वैल्यू है वो 220 वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा का पीक मान क्या बताना है आपको, पीक वैल्यू क्या होगी, VM का मान हमको बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं VRMS इक्वल टू फार्मूला क्या होता है दोस्तों, VRMS इक्वल टू फार्मूला होता है VRMS इक्वल टू VM/√2। क्या होता है, VM/√2। हमको VM ज्ञात करना है, तो VM इक्वल टू हो जाएगा VRMS इंटू √2, ठीक है। तो VRMS वैल्यू कितनी है, VRMS वैल्यू है 220 इंटू √2, ठीक है। 220 इंटू √2। अब 220 में अगर हम √2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, अगर हम ज्ञात करें VM इक्वल टू, तो 220 इंटू √2, हम जानते हैं √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। अगर दोस्तों इसको निकटतम वैल्यू मान लें हम 220 इंटू, अगर निकटतम ले लें 1.4 को 1.5 निकटतम मान लें, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो अगर 15 का 220 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूना 30, ठीक है। 15 दूना 30 से 3 33, ठीक है। तो लगभग 330 के क्रॉस में आ रहा है, जो कि 330 के क्रॉस हमारा कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, ठीक है। 311 वोल्ट। अगर इसको हम 1.414 का मल्टीप्लाई करेंगे 220 में, तो 311 के लगभग में ही एक ऑप्शन मिल रहा है, जो कि हमको यही मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने मान ज्ञात करने के लिए निकटतम वैल्यू थी 1.5, लेकिन आप 1.414 में अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 220 का, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 311, ठीक है। तो 311 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मेरा मेन मकसद होता है कि आपको सारे फार्मूले बता दें, कौन से फार्मूले पे कौन सा न्यूमेरिकल लगेगा। बाकी कैलकुलेशन तो आप हमसे भी फास्ट कर सकते हो, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपके ऊपर है कि आप कितना फास्ट कर सकते हो। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों। देखिए पावर फैक्टर का क्वेश्चन फिर से मिला हुआ है, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपेरेंट पावर, ठीक है।
अभी हमने बताया था वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का क्या होता है, अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया था कि पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, रियल पावर या ट्रू पावर, ऐसे बोलते हैं वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति का रेशियो जो होता है वो हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। अभी मैंने आपको बताया था। दोस्तों याद रखना पावर फैक्टर का मान क्या होता है, पावर फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, पावर फैक्टर जो cos फाई होता है उसका मान 1 से कम ही होता है हमेशा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्किट इन विच रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर इन सीरीज द इम्पीडेंस वुड बी। ठीक है, एक सर्किट है। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक सर्किट बनी हुई है हमारी, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और हमारा इंडक्टर है। ये सभी किस में हैं, ये सभी सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, ये सभी सीरीज में लगे हुए हैं, इनका हमको इम्पीडेंस बताना है। ठीक है, क्या बताना है हमको इनका इम्पीडेंस बताना है कि इसका इम्पीडेंस क्या होगा। तो इम्पीडेंस का फार्मूला हमारे ज्ञात करना है। इसको दोस्तों का हम ज्ञात करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, डायरेक्टली फार्मूला आपको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा Z इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा इम्पीडेंस का फार्मूला, जो कि न्यूमेरिकल के टाइम पूछा जाता है। ठीक है, कई बार इसका यूज किया जाता है न्यूमेरिकल लगाने में, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये हम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी या डी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर, ये तो क्यूब रूट दिया हुआ दोस्तों, तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। ठीक है, बी इक्वल टू दिया हुआ है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, RLC सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब इसी क्रम देखते हैं, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी यूनिटी। किस परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, यूनिटी शक्ति गुणांक किस परिपथ का होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन से परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है, इंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का या इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का। तो पावर फैक्टर का फार्मूला हमने बताया था अभी, cos फाई इक्वल टू क्या होता है, R/Z होता है। ठीक है, हम अगर कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हमारा हो नहीं सकता। अगर हम इंडक्टेंस की बात करते हैं तो उसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, उसका भी cos 90 का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, वो भी हो नहीं सकता। लेकिन हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो हमारा करंट होती है, वोल्टेज होता है, वो दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, जब सेम फेज में होते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, वो इम्पीडेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रतिरोध जो होगा हमारा, वो प्रतिरोध ही होगा जिसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि इंडक्टेंस पावर फैक्टर कितना होगा, कैपेसिटेंस पावर फैक्टर कितना होगा, तो हमने बताया भी कैसे होगा, उसका 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का एंगल पर होता है, इसीलिए उनका पावर फैक्टर 0 होता है। और रेजिस्टेंस का, ये दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका यूनिटी होता है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी पावर ऑफ ए सिंगल फेज AC सर्किट इज गिवन बाई। सिंगल फेज AC सर्किट का पावर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ये होता है VI cos फाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं, दी पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन RLC सर्किट इज। RLC सर्किट अनुनाद परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है कि शक्ति गुणांक क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों Z इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया था फार्मूला, Z इक्वल टू होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है। लेकिन दोस्तों बात कर रहा है रेजोनेंस कंडीशन की, हम जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, XL इक्वल टू XC होता है। जब रेजोनेंस कंडीशन हमारा XL इक्वल टू XC होगा, जब XL इक्वल टू XC रखेंगे तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा तो Z इक्वल टू हो जाएगा √R², R² बाहर आ जाएगा तो Z इक्वल टू हो जाएगा R, जो कि हम जानते हैं पावर फैक्टर फार्मूला क्या होता है, cos फाई इक्वल टू होता है R/Z। ठीक है, हमको क्या मिल गया रेजोनेंस कंडीशन में, Z इक्वल टू R मिल गया। अगर हम Z इक्वल टू Z रख देते हैं
Z/Z रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा RLC अनुनाद परिपथ का जो शक्ति गुणांक होगा कितना होगा यूनिटी होगा। कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बता दिया। हम आशा करते हैं कि कभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, आसानी से फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करके आओगे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस RLC सीरीज सर्किट बिहेव्स एज ए। अनुनाद की स्थिति में RLC श्रेणी परिपथ कैसा व्यवहार करता है। तो आपको बताना है कि हमारा रेजोनेंस कंडीशन में जो हमारी RLC सीरीज सर्किट है वो किस तरह व्यवहार करती है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगी या प्योरली इंडक्टिव होगी, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कैपेसिटिव सर्किट होगी, या ऑप्शन नंबर डी में रिएक्टिव सर्किट होगी। तो अभी दोस्तों मैंने इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन निकाला था, क्या आया था R= हमारा Z आया था। जब R= हमारा Z आ गया सर्किट हमारी कैसी होगी, सर्किट हमारी क्या होगी रजिस्टिव सर्किट होगी, प्योर रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। शुद्ध प्रतिरोधी होगा हमारा RLC सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, कभी उस तरह क्वेश्चन पूछा कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया, तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो प्रीवियस पेपर को देखता है कि प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन कैसे आए हैं, जिस तरह क्वेश्चन आएगा उसी के टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रखता है हर एग्जाम में। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर एक आध दो साल का किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो तो आप एक दो साल कंपेयर कर लीजिए, आपको वही क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, उसी टॉपिक से मिलेंगे। बस क्या होगा कि थोड़ा सा चेंज किया होगा, बस बाकी क्वेश्चन वही होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, फेरा का मात्रा क्या होगा, ओम होगा, महो होगा, फैराडे होगा या हेनरी होगा। हम जानते हैं इंडक्टर का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इन इंडिया, AC सप्लाई में फ्रिक्वेंसी की इंडिया में फ्रिक्वेंसी की क्या कितनी होती है, मतलब आवृत्ति कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 20 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है 40 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है 55 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी है 50 हर्ट्ज। हम जानते हैं जो AC की फ्रिक्वेंसी होती है कितना होती है 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के साथ यूज की जाती है। कहीं कहीं 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है, कहीं कहीं 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन जो ऑफिशियली हम यूज करते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वो होता है कितना 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। दो ऑप्शन दिया रहेगा वो आपको करेक्ट करना रहेगा। ठीक है, इसी का हम देखते हैं। दी पीरियड ऑफ ए साइनोसोडल वेव इज, साइनोसोडल तरंग की अवधि क्या होती है। दी सेम एज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी के समान होती है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय होता है। एक्सप्रेस इन एम्पियर, एम्पियर में व्यक्त करते हैं। नन, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है दोस्तों, हमारा जो AC सर्किट होगी, AC सर्किट में एक साइकिल पूरा करने में जो लिया गया समय होता है वही हमारा क्या होता है पीरियड होता है, उसे हम T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल पूरा करने में लिया गया समय हमारा पीरियड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय ही हमारा टाइम पीरियड होता है, जो कि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अगर इसमें ज्ञात करें तो इक्वल टू होता है 1/T, तो ये हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। दी पीरियड ऑफ ए पीरियाडिक वेव इज, आवर्ती तरंग की अवधि बताइए। दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ठीक से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसमें इन वोल्ट वोल्टेज व्यक्त की जाती है आवर्ती तरंग की अवधि को। मेजर्ड इन वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य में मापी जाती है। या दिस सेम एज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के बराबर होती है। या दी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, तो हमारा जो अवधि होती है क्या होती है, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय होता है। जैसे साइनसोइडल वेव हो, चाहे आवर्ती वेव हो, सबके लिए वही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। इन लखनऊ मेट्रो में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। इसी क्रम देखते हैं। भारत में विद्युत की घरेलू आपूर्ति 220 वोल्ट AC डॉट की बोलता का सूचक करता है। मैंने बताया दोस्तों कितनी प्रयोग की जाती है, 220 वोल्ट प्रयोग की जाती है। ये क्या होती है, RMS वैल्यू होती है, या पीक टू पीक मान शिखर मान जिसे बोलते हैं, या RMS मतलब मध्य मूल मान के बोलते हैं, या निम्नतम वैल्यू होती है। तो क्या होती है दोस्तों, ये हमारी RMS वैल्यू होती है। ठीक है, 220 वोल्ट जो होती है हमारी, ये 220 वोल्ट क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर, मतलब RMS वैल्यू होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूचालक या अर्थ कंडक्टर डॉट के लिए भू संबंधन के बीच पथ प्रदान करता है। तो हमारा अर्थ कंडक्टर होता है, किसके लिए होता है दोस्तों, परिपथ धारा के लिए,
या सर्किट करंट के लिए, या लीकेज करंट के लिए, रिसाव धारा के लिए, ओवर करंट के लिए, अतिधारा के लिए, या हाई वोल्टेज के लिए, उच्च वोल्टेज के लिए। हमारा जो अर्थ कंडक्टर होता है, जो अर्थिंग होती है हमारी किस लिए पूरी की जाती है? ओवर करंट, अगर अधिक से धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या करता है? वो ग्राउंड कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अर्थ कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी पीक वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 100 वोल्ट, इट्स एवरेज वैल्यू इज। एक ज्या तरंग का औसत मान दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो उच्चतम मान दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी औसत मान नहीं है। तो उच्चतम मान 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका औसत मान ज्ञात करना है, हमको एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है साइन वेव के रूप में? हम लिख देते हैं फार्मूला, एवरेज वैल्यू का फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। एवरेज वैल्यू को ही बोलते हैं औसत मान, औसत मान को ही बोलते हैं डीसी वैल्यू। इसका फार्मूला क्या होता है? 2Vm/π होता है। ठीक है, तो 2Vm/π होता है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। Vm का मान दिया हुआ है 100, तो इसका मान ज्ञात करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू इक्वल टू हो जाए क्या? 2 × 100/π का मान होता है 3.14। ठीक है, इसको हम ज्ञात करेंगे तो 200/3.14। अगर 3 से भाग दें 200 में तो 3 × 18, 3 × 18 लगभग 66 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 3 × 18, 18 2 20, फिर 3 × 18 लगभग इसी करीब। तो 6 कहीं दिख रहा है? 6 दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक निकटतम वैल्यू लेके हम ज्ञात किए, बाकी से आप आसानी से ज्ञात करोगे तो हो जाएगा। मेरे क्या फार्मूला मालूम है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। निकटतम वैल्यू मैंने देखा, अगर हम 200 को हम 3 से भाग देते हैं तो 3 × 18, 6 जा रहा है, 6 कहीं मिला हमको, सिर्फ एक ऑप्शन मिला सी। हम यहीं टिक करके निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V = 100 sin 314t V वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स RMS वैल्यू इज। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज दी गई है, हमको RMS मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होती है? V = होता है फार्मूला इसका, V = होता है Vm sin ωt, जो कि हमको दिया हुआ है। V = दिया हुआ है 100 sin 314t V। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है, तो कंपेयर करें तो Vm = हमको कितना मिल जाएगा? Vm = मिल जाएगा हमें 100। अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम कंपेयर करें तो हमको Vm = कितना मिल गया? Vm = मिल गया हमको 100। हमको RMS वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं VRMS का फार्मूला होता है क्या? Vm/√2। तो Vm का मान हमारा 100 है, √2 का मान 1.414 होता है। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 3 जीरो ऊपर बढ़ा दिए। ठीक है, अगर इससे हम भाग दें, अगर निकटतम वैल्यू लेके 14 से भाग दें 100 में, तो 14 × 91 होता है। 14 × 8 = 112, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 14 × 91 लगभग 7 बार जा रहा है। तो कहीं ऑप्शन ऐसा मिल रहा है 7 वाला? हाँ, ऑप्शन नंबर BOD मिल रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि 3 जीरो भी है, तो 70 आ जाएगा आसपास में दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70.7 वोल्ट, ये हमारा क्या है? रूट मीन स्क्वायर, वर्ग मध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, AC वोल्टेज का। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं इसको। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। आज का AC सर्किट का काफ़ी डिमांड थी लोगों की, सर AC सर्किट वीडियो बनाया जाए, तो हमने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने रखे थे। ठीक है, बाकी मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है, तो काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। हबीब खान हो गए, आपके SP पटेल जी हो गए, हेमंत वर्मा जी हो गए, समय सैनी जी हो गए। ठीक है, बॉलीवुड आशुम सांग वाले जो हो गए। ठीक है, तो काफ़ी हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो काफ़ी लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, उनका आंसर लगभग सही रहता है। तो लोगों की डिमांड सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए, तो ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, जिससे आप सभी उसका आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है उसका दे सकें और उसके क्वेश्चन का डिस्कशन भी कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अधिक कुछ प्रतिरोध को मापने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करेंगे हम? मैगर का। हमने बताया था इंसुलेशन को मापने के लिए कि तो मैगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैगर जो होता है, या तो हम लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ठीक है, एक विधि होती है, इसके अकॉर्डिंग भी हम ज्ञात करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, मैगर। तो काफ़ी लोगों का करेक्ट आंसर रहा। बाकी आज का क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन आज का भी है दोस्तों। आज का क्वेश्चन है एंड इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज्ड फॉर। एक इंडक्शन वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हम आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर देंगे। ठीक है, बाकी इंडक्शन वाट मीटर के बारे में जो कुछ जानते हैं उसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों,
आज का वीडियो इसी पे हम एंड करते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें दोस्तों। आपसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें। जब आपके लिए हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा फर्ज निभाइए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।